उसे लिफ्ट के अंदर छोड़ देता है और कहता है कि आपका यहाँ पे आना सेफ नहीं है, क्या पता ये कोई वायरस हो जो फैल सके, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। और बॉय को यहाँ से चला जाता है। हम स्लाइटली और समी उन दोनों को देखते हैं जो एक जगह पे बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कहने लग जाता है कि जिस मोरो नाम के आदमी को तुमने देखा था वो कैसा दिखता था। वो बताते हैं कि वो तो एक रोबोट की तरह था, उसके हाथ से चाकू निकल रहे थे। ये आदमी कहता है कि साइड के ऊपर तो उसका कोई नामो निशान नहीं है, शायद वो भाग गया है, लेकिन तुम लोगों ने जो देखा वो हमने भी देखा। यानी कि तुम जो देखते हो सेम चीज स्क्रीन के ऊपर हमें भी दिखाई दे रही है। तुम्हारी आंखों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं और हमने उस मोरो नाम के आदमी की इमेज हर जगह फैला दी है, जहां भी वो दिखेगा हमें पता चल जाएगा। साथ ही ये आदमी ये भी पूछता है स्लाइटली से कि उसने तुम्हारे कान के अंदर क्या कहा। तो स्लाइटली कहता है कि उसने मेरे कान के अंदर एक ही बात कही कि कब एक मशीन नहीं रहती। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। इस आदमी को कहते हैं कि आप उसे पकड़ तो लेंगे ना, कहीं वो हमें आके नींद में न मार दे। तो ये आदमी कहता है कि नहीं, ये एक सिक्योर फैसिलिटी है, यहाँ पे घुसना नामुमकिन है। और इतना बोल के ये आदमी चला जाता है। हम मोरो को भी देखते हैं जो इसी न्यू सियाम शहर में घूम रहा है। वो यहाँ पे किसी का फोन चला लेता है और यूटानी को कॉल करता है। यूटानी को अपनी जानकारी देता है। यूटानी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास में आ जाओ, लेकिन मोरो कहता है कि नहीं, मैं आपके पास में नहीं आ सकता, क्योंकि आपने इस मिशन के लिए हजारों करोड़ों अरबों खर्च किए हैं और वो 5 स्पीसीज लाने के लिए हमें अपने लोगों की जान भी गंवानी पड़ी है। केवल मैं ही हूँ जो जिंदा बचा हूँ और मैं उन 5 स्पीसीज को आपके पास में वापस लेके आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो इतना बोल के वो कॉल को काट देता है। बॉय कोलियर को देखते हैं, उसके पास में भी एक एआई आती है। वो बताती है कि वेंडी तो टूट चुकी है, इसका मतलब अब मैं आपकी फेवरेट बन जाऊंगी, क्योंकि पहले तो आपकी फेवरेट वेंडी थी। बॉय कोलियर कहता है कि वो मेरी फेवरेट इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे सबसे पहले बनाया था। ये लड़की कहती है कि वो केवल अपने भाई के बारे में सोचती है, लेकिन मैं सभी के बारे में सोचती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ, और मैं वेंडी से कई जगह काम भी करती हूँ, यहाँ तक कि मैंने तो बहुत सारी लैंग्वेज भी सीख ली है। तो बॉय कोलियर कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ किताबें दूंगा, तुम उन किताबों को पढ़ना। तो वो कहती है कि क्या अब मैं आपकी फेवरेट बन गई। तो वो कहता है कि नहीं, फेवरेट नहीं बनी, लेकिन तुम फेवरेट वाली रेस में जरूर हो। हम स्लाइटली को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर अकेला बैठा हुआ है, छोटे बच्चों की तरह वो भी यहाँ पे टीवी और कार्टून देख रहा है। मोरो ने उसकी गर्दन पर एक चिप लगाई थी, तभी स्लाइटली को मोरो की आवाज सुनाई देती है। मोरो कहता है कि क्या तुमने मेरी पहली को डिकोड किया, यानी कि कब एक मशीन नहीं रहती। स्लाइटली कहता है कि मुझे किसी से बात नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो मोरो कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी पहली तुम कभी नहीं सोल्व कर पाओगे। इसलिए स्लाइटली कहता है कि ठीक है, कहीं मत जाओ, तुम मुझसे बातें करते रहो। मोरो यहाँ इस बच्चे से एक और सवाल पूछता है कि जो सिंथेटिक बॉडी होती है उसके पेरेंट्स कहाँ होते हैं, लेकिन स्लाइटली कहता है कि ये टॉप सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मोरो इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी एक पेरेंट था, मेरी एक छोटी सी बच्ची थी। मोरो ये भी कहता है कि सिप के ऊपर तुमने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दोस्त की जरूरत सभी को पड़ती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो स्लाइटली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। तो मोरो स्लाइटली को थैंक यू बोलता है और यहाँ से चला जाता है। हम निम्स नाम की लड़की को देखते हैं जो शीशे के सामने बैठी हुई है। वो अपने बारे में सोच रही है, अपनी आंखों को छू रही है, मानो कोई चीज है जो उसे खल रही हो। सिल्विया को भी देखते हैं जो वेंडी के पास में बैठी हुई है। तभी वेंडी को भी होश आ जाता है। वेंडी उठती है और यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो वेंडी का भाई है उसका भी इलाज चल रहा था, क्योंकि उसके दिल के ऊपर बहुत ज्यादा चोट लगी थी जो उस एलियन ने मारी थी। तथा हम कर्फ को भी देखते हैं, वो यहाँ पे एक अंडे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसके पास में 2 और एआई है, जिनमें से एक लड़की वीडियो बना रही है और वो इस अंडे को काट कर देखना चाहता है कि आखिर इसके अंदर है क्या। जो वेंडी है वो भी इसी तरफ आ रही है, लेकिन उसे अजीब से एलियन की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। जैसे जैसे वो और भी नजदीक आती है, ये आवाज बस बढ़ती जा रही थी और वेंडी इस आवाज को सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन वेंडी और भी जब करीब आती है तो वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। कर्फ ने उस अंडे के अंदर से एक जीव को बाहर निकाला है, लेकिन उस जीव के अंदर मछली की तरह दिखने वाली वो एक और चीज निकालता है। इस चीज को वो पानी के अंदर डालता है और इस पानी को बाद में वो उस जगह डाल देता है जहाँ पर वेंडी का भाई हरमित उन फेफड़ों के जरिए सांस ले रहा था। और ये मछली की तरह दिखने वाली चीज बाद में उसके फेफड़ों के अंदर चली जाती है, यानी कि हरमित के, यानी कि जो बॉय कोलियर नाम का लड़का है वो यहाँ पे इंसान के ऊपर भी कुछ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या उसका भाई हरमित, क्या वो कोई एलियन बन जाएगा या उसके अंदर भी अजीब सी ताकत आ जाएगी। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमने और भी साइंस फिक्शन वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्हें देखना भी मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बहुत बड़ा शिप जो कि पृथ्वी पे आके क्रैश हो जाता है, उसके अंदर एलियन भी मौजूद थे जो पृथ्वी पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और धरती पर कुछ एआई मौजूद हैं जो उन एलियन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। क्या वो इस काम में कामयाब हो पाएंगे? हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को। हमने प्रीवियस सारे एपिसोड एक्सप्लेन किए हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। तो बिना देरी के चलते हैं 4 एपिसोड की कहानी की तरफ। शुरुआत में हम वेंडी को देखते हैं जो एक जगह पे है। उसे लैब के अंदर लाया गया है क्योंकि पिछले एपिसोड की लास्ट में वो बेहोश हो चुकी थी। यहाँ पे सेल्विया उसके पास में है। सेल्विया का हस्बैंड आर्थर भी यहीं पे है। कर्श नाम का जो एआई है यानी सिंथेटिक बॉडी है वो भी यहीं पे है। उन लोगों ने वेंडी की सुनने की क्षमता बहुत कम कर दी है, यानी कि वेंडी इनकी आवाज को नहीं सुन सकती। इन्हें पता चलता है कि वेंडी इन जीवों की आवाज को सुन सकती है जो स्पेसशिप में मौजूद थे। तब तक बॉय कोलियर यहाँ पे कर्ली नाम की लड़की के साथ में आ जाता है। बॉय कोलियर कहने लग जाता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, जो चीज हमारे पास में है हमें उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, यानी कि जो स्पेसशिप से जीव आए हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, वेंडी के ऊपर टाइम पास मत करो। बॉय कोलियर सेल्विया को भी कहता है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ, तुम इसकी मां नहीं हो तो तुम इसके पास में बैठी रहोगी। सेल्विया कहती है कि ये बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसे आराम की जरूरत है। तब डॉक्टर सेल्विया भी यहाँ से चली जाती है। आर्थर यहीं पे बसता है और बॉय कोलियर आर्थर से बातें करता है। तब तक यहीं पर हरमित भी आ जाता है जो कि वेंडी का भाई है। वो अपनी बहन को देख के बहुत खुश होता है। बॉय कोलियर हरमित को कहता है कि हम दोनों का इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, शायद तुम मेरी किसी छोटी से छोटी कंपनी के लिए काम करते हो। हरमित को भी ये पता चल जाता है कि स्पेसशिप के अंदर जो एलियन थे वो यहाँ पे लाए गए हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वेंडी की सुनने की क्षमता को फिर से ऑनलाइन किया जाता है, यानी कि अब जाकर वेंडी इन लोगों की बातें सुन सकती है। आर्थर वेंडी से भी पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या था।
वो बताती है कि जब मैं उठी थी तब मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसी आवाज को फॉलो करते हुए मैं जा रही थी, तब अचानक मैं बेहोश हो गई। आर्थर तब उसकी सुनने की क्षमता को और बढ़ा देता है। वो बताती है कि मुझे अभी भी वो आवाजें सुन रही है, इसे जल्दी से कम करो। तब आर्थर उसकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम कर देता है। आर्थर कहता है कि जो भी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है हम उसे रोक सकते हैं। बॉय कोरियर कहता है कि नहीं, इस आवाज को रोकना नहीं है, उन्होंने इस लड़की को चुना है। बॉय कोरियर ये भी कहता है कि वो किस तरह की आवाज निकालते हैं, क्या तुम ये आवाज निकाल सकती हो? क्योंकि तुम एक एआई हो, तुम तरह तरह की आवाजें निकाल सकती हो। तो वो आवाज निकालने का ट्राई करती है और वैसी आवाज निकालने की कोशिश करती है जैसी आवाजें वो क्रिएट कर रहे थे। हरमीत कहता है कि मेरी बहन को आराम करने दो। डॉक्टर भी यही फैसला करता है कि इस लड़की के बॉडी पार्ट्स को आराम करने की जरूरत है, इसलिए बॉय कोरियर भी कहता है कि ठीक है, हम इसके ऊपर कल सुबह एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब हरमीत अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाता है। जब सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तब बॉय कोरियर यहाँ पे अपने सहयोगी एटॉम से बात करता है। एटॉम को पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो बताता है कि तुम्हें ये अंडे या जीव यूतानी को सौंप देने चाहिए और अपने ओरिजिनल मिशन पे ध्यान देना चाहिए। तो बॉय कोरियर कहता है कि नहीं, इसके भाई हरमीत को यहीं पे रोके रखो, क्योंकि हम वेंडी के ऊपर और भी काम करना चाहते हैं। हरमीत अपनी बहन वेंडी के साथ में है। वेंडी उसे अपना चार्जिंग स्टेशन दिखाती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? हरमीत कहता है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं उन डॉक्टर से नाराज हूँ। जब तुम हॉस्पिटल के अंदर थी तब उन्होंने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया था। तब तक हम स्लाइटली को देखते हैं, वो यहाँ से एकांत में गया हुआ है और यहाँ से मोरो नाम के उस साइबोर्ग से बातें करता है। मोरो कहता है कि हम दोनों दोस्ती हैं, बस तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत है। बॉय कोरियर पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक अंडा लेके आना होगा। वो अंडा तुम्हारी लैब के अंदर मौजूद है। लेकिन स्लाइटली कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मोरो से अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है और बताता है कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम उस पर विश्वास कर सकते हो। वो अंडा मेरा था और तुम्हारे बॉय कोरियर ने उस अंडे को चुरा लिया और ये कोई गलत काम नहीं है तुम उस अंडे को अगर मुझ तक पहुंचाते हो तो। साथ ही मोरो ये भी कहता है कि इस बारे में तुम किसी और को मत बताना, क्योंकि फिर दूसरे लोग मुझे गलत समझेंगे और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दोस्तों को गलत समझे, इसीलिए हम दोनों की बातों का जिक्र तुम किसी के सामने मत करना। मोरो कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकता हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही टीम में हैं। मेरा नाम है कुमी मोरो, ये मेरा ओरिजिनल नाम है। अब तुम्हारा नाम ओरिजिनल क्या है वो मुझे बताओ। स्लाइटली कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, हम किसी को भी अपना ओरिजिनल नाम नहीं बता सकते। मोरो कहता है कि तुम उस पर यकीन कर सकते हो, हम दोनों दोस्त हैं। तो स्लाइटली अपना ओरिजिनल नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा ओरिजिनल नाम आरुष सिंह है और मैं एक इंडियन हूँ। तब मोरो कॉल को काट देता है और ये आरुष सिंह अपने कमरे के अंदर जाता है। तब वहां पे उसे क्रश मिल जाता है। क्रश पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। आरुष यानी स्लाइटली बहुत ज्यादा डरा हुआ था और क्रश आरुष से पहेलियों में बातें करता है, अजीब तरह की बातें करता है। आरुष को समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। क्रश ये भी कहता है कि अगर मान लो मैं कोई गलत काम करूँ तब तुम क्या करोगे। आरुष कहता है कि मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं आपको गलत काम करने से रोकूं। तब क्रश उसे कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। अब लैब के अंदर भी एक भेड़ को लाया जाता है। इस भेड़ के ऊपर बॉय कोरियर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। यहाँ पे एक छोटा सा जीव है जो स्पेस के अंदर से लाया गया था। इस जीव को उस जगह छोड़ देते हैं जहाँ पर ये भेड़ मौजूद है और वो जीव भागकर इस भेड़ से चिपट जाता है और इस भेड़ की आंख को निकाल देता है, उसे मार देता है और उसकी आंख की जगह खुद की आंख लगा लेता है। ये भेड़ फिर से उठ खड़ी होती है, लेकिन अब की बार जो नजारा था वो केवल वो जीव ही देख रहा था। उस वजह से वो यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान को स्कैन भी करता है। बॉय कोरियर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये चीज तो बहुत तेज है और इंटेलिजेंट भी है, हम इस जीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आर्थर और सेल्विया इन दोनों को देखते हैं। आर्थर सेल्विया को एक जगह पे लेके आता है। आर्थर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुमसे चुपके से बात करने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। वो बताता है कि हम लोग सिंथेटिक बॉडी के ऊपर काम कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अचानक लैब के अंदर वो जीव ले आया। हम अपना पहला टेस्ट पूरी तरह से नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि तुम इस बारे में क्यों सोचते हो, ये एक ऐसी जगह जहाँ पर मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। तो आर्थर कहता है कि बात ऐसी नहीं है। वो कहता है कि जो सिंथेटिक बॉडी हमने बनाई है वो तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी बॉय कोरियर ने उन्हें जंग के मैदान में भेज दिया था और सुबह भी बॉय कोरियर हमारे पास में आके अजीब सी बातें कर रहा था। इतना तो हमारे पास में डेटा भी नहीं है। सेल्विया इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो रिस्क लेता है, रूल तोड़ता है, उसी वजह से तो वो सबसे अमीर है। तब आर्थर कहता है कि हम दोनों को कोई नया प्लान सोचना होगा, क्या पता हालत बद से बदतर हो जाए। तो सेल्विया कहती है कि ठीक है, हम कोई प्लान जरूर सोच लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे नीब्स नाम की लड़की आती है जो पूरे दिन अजीब सी रहती है। वो कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मैं एक बेबी को जन्म देने वाली हूँ। सेल्विया कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक एआई हो। वो कहती है किसने कहा कि मैं एक एआई हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मैं एक बेबी को जन्म दे सकती हूँ। सेल्विया कहती है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बल्कि तुम बहुत छोटी हो, उसी वजह से तुम कोई बेबी को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन ये नीब्स नाम की लड़की मानने को तैयार ही नहीं थी। उसी वजह से सेल्विया उसे अपने ऑफिस में लेके आती है, जहाँ उसे दो चार बातें करती है और पूछती है कि तुम्हें कैसा महसूस होता है, तुम्हारे साथ वहाँ क्रैश साइट के अंदर क्या हुआ था। लेकिन नीब्स नाम की लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सेल्विया कहती है कि बेबी पैदा होने का एक प्रोसेस होता है, मेल और फीमेल जब मिलते हैं तब उनकी प्रोसेस से बेबी पैदा होता है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत सिखाओ। और नीब्स नाम की ये लड़की सेल्विया के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा करती है तो उसके ऊपर ही आ चढ़ती है। उस वजह से सेल्विया डर जाती है। सेल्विया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी और वो यहाँ एक इमरजेंसी बटन को दबा देती है। तब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। सेल्विया यहाँ पे नीब्स को कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ और वहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारी चाय वहीं पे भिजवा दूंगी। और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि इसे हाई सिक्योरिटी के अंदर बंद करके रखना, कहीं ये भाग ना जाए। बॉय कोरियर का जो सहयोगी एटॉम है वो यहाँ से हरमीत के पास ले जाता है। हरमीत को बोलता है कि एक हाई फैसिलिटी एरिया है, इसी वजह से तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तुम यहाँ से चले जाओ। बॉय कोरियर कहता है कि मैं मेरी बहन को लेके जाऊंगा। एटॉम कहता है कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुम उसे नहीं ले जा सकते, और अगर तुम हमसे बहसबाजी करने की कोशिश करोगे तो हमने तुम्हारे अंदर कुछ ऑर्गन डाले हुए हैं और तुम्हारा मेडिकल का खर्चा भी हमने ही उठाया है, उसी वजह से तुम हमें पैसे दे देना और यहाँ से चले जाना, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, तुम इन सारे पैसे की भरपाई यहाँ पे रह के कर सकते हो और हमारे लिए काम कर सकते हो। तो हरमीत इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी बहन वेंडी के साथ यहाँ पे रहने का फैसला करता है। वेंडी भी यहाँ से बॉय कोरियर के पास ले जाती है ताकि वो सिल्विया से मिल सके, लेकिन बॉय कोरियर कहने लग जाता है कि तुमने वहाँ स्पेसशिप के अंदर बहुत अच्छी फाइट करी, तुम सच में बाकी के मुकाबले अच्छी तरह से लड़ी हो। वेंडी कहती है कि मैंने देखा था कि आप लोग उन जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपको उन्हें नहीं काटना चाहिए था।
बॉय कोलियर कहता है कि वो जीव बहुत ही खतरनाक है, वो हमारी फिराक में रहते हैं कि हमें कब काट लें, उससे पहले हमने ही उन्हें काट दिया, यानी कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। बॉय कोलियर ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा क्योंकि उसे यहाँ पर रहने की इजाजत नहीं है। वेंडी कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरे भाई को यहीं पे रहने दो। बॉय कोलियर कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, एलियन की बातें समझने में तुम मेरी मदद करोगी। जब तक तुम मेरी हेल्प करोगी तब तक तुम्हारा भाई यहीं पे रहेगा, और अगर उसने तुम्हें जरा भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे यहाँ से भेज दूंगा। तो वेंडी कहती है कि मुझे ये शर्त मंजूर है। हम कश को भी देखते हैं, आइजैक नाम का एआई उसके साथ में है, वो यहाँ पे उस बेड को देख रहे हैं जिस बेड के अंदर वो जीव चला गया है। आइजैक जब बाहर आता है तब उसे यहाँ स्लाइटली मिल जाता है। स्लाइटली उन अंडों को चुराने के लिए इस तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, उस वजह से वो अंडे नहीं चुरा पाता और कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ से भाग जाता है। स्लाइटली यहाँ से बाहर भाग जाता है, यानी कि वो आरुष सिंह यहाँ से जाती वो मोरो से बात करता है और हमें पता चलता है कि जो कश नाम का एआई है वो इन दोनों की बातों को सुन रहा है। स्लाइटली मोरो को कहता है कि मैं ये काम तुम्हारा नहीं कर सकता, उन अंडों को चुराना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पे काफी सारी भीड़ है, तुम किसी और को देख लो, शायद वो तुम्हारे लिए काम कर दे। मोरो कहता है कि काम तो तुम ही मेरे लिए करोगी क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के पास में बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी माँ का मीरा सिंह नाम है। आरुष बेचारा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वो कहता है कि प्लीज आप मेरी मॉम को हर्ट मत करना। मोरो कहता है कि मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा, बस तुम मेरे लिए छोटा सा काम कर दो, उन अंडों को किसी तरह चुरा लो। आरुष कहता है कि हाई सिक्योरिटी के अंदर से उन अंडों को चुराना नामुमकिन है। मोरो कहता है कि मेरे पास में एक प्लान है, और प्लान ये है कि तुम कोई भी इंसान अंदर ले जाओ, यानी इस लैब के अंदर ले जाओ, उस अंडे के अंदर से जो जीव निकलेगा वो उस इंसान के अंदर चला जाएगा। 2 दिन तक वो इंसान बेहोश पड़ा रहेगा, इसीलिए 2 दिनों तक तुम्हें उस इंसान को छुपाए रखना होगा। 2 दिन बाद वो इंसान खुद ब खुद उठ जाएगा और तब तुम बाहर उसे मेरे पास तक पहुंचा देना, और इस तरह से उन अंडों के अंदर जो चीज मौजूद है वो मुझे मिल जाएगी। बस तुम मेरा यही काम कर दो। आरुष अपनी मोम मीरा से भी बातें करता है और कहता है कि मोम आप चिंता मत कीजिए, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और मोरो को भी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन हमें पता चलता है कि इन दोनों की बातें कर्ष नाम का एआई सुन रहा है, और कर्ष नाम का एआई वो जल्दी से उन अंडों के पास में आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि मुझे इन अंडों की और भी तगड़ी सुरक्षा करनी होगी क्योंकि आरुष इन अंडों को बाहर ले जा सकता है। अब सारे एआई बाहर बैठे हुए हैं, हरमित भी उन्हीं के साथ में खेल रहा है। आरुष तब यहाँ पे आ जाता है, वो हरमित को देखता है, उसे पता चल जाता है कि ये तो एक इंसान है, इसीलिए वो यहाँ पे वेंडी को बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर तुम्हारे भाई बहन हो सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, मेरी फैमिली यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। आरुष के इस आइडिया से बाकी लोग भी सहमत होते हैं, वो भी फैसला करते हैं कि अगर वेंडी का भाई यहाँ पे हो सकता है तो हमारे फैमिली मेंबर भी यहाँ पे होने चाहिए, हमें इन लोगों के खिलाफ बगावत खड़ी करनी होगी। लेकिन एक तो एआई ऐसे भी थे जो इस चीज से सहमत नहीं थे क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेंबर का होना उनके काम में रुकावट डाल सकता है। जब रात हो जाती है तब हरमित शीशे के सामने खड़ा होकर उस जगह को देखने लग जाता है जहाँ पे उसके अंदर बॉडी पार्ट्स को डाला गया था, ऑर्गन डाले गए थे, और खिड़की पर यहाँ पे आरुष खड़ा है, वो हरमित की तरफ देख रहा है, यानी कि उसे पता चल चुका है कि इस जगह पे एक इंसान है जो कि हरमित है, इसे मैं उस लैब के अंदर ले जा सकता हूँ, यानी कि वो अंडों को बाहर निकालने के लिए अब इसी का इस्तेमाल करने वाला है। वेंडी यहाँ से लैब के अंदर गई हुई है और लैब के अंदर मौजूद वो जीवों से बात करने की कोशिश कर रही है। कर्स ये सब देख रहा है, और जो यहाँ पर फेफड़ा लगा हुआ था जो कि हरमित का फेफड़ा था, उस फेफड़े के अंदर से एक जीव बाहर निकलता है जो शीशा तोड़कर बाहर आता है, जो किसी सांप की तरह दिख रहा था। पहले वो बहुत ही छोटा था लेकिन अब बड़ा हो चुका है, वो अजीब सी आवाजें कर रहा था। वेंडी पहले तो उसे देख के डर जाती है, लेकिन वो वेंडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और धीरे धीरे वेंडी और वो जीव एक दूसरे को समझ जाते हैं और वेंडी उस जीव को हाथ भी लगा देती है, और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आप इसी तरह की साइंस फिक्शन वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वेब सीरीज को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 की कहानी को। इसके पहले 4 एपिसोड हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये एक साइंस फिक्शन काफी ज्यादा डिमांडिंग वेब सीरीज है जहां एक एलियन शिप धरती पर आके क्रैश हो जाती है। उस शिप के अंदर 5 तरह की स्पीशीज थी। आखिर धरती के लोग कैसे बच पाएंगे, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी की तरफ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह की वेब सीरीज एक्सप्लेन करता रहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये स्पेसशिप पृथ्वी से केवल 17 दिन दूर था। तब स्पेसशिप के अंदर एक हलचल हुई थी जहाँ हमें पता चलता है कि 17 दिन पहले क्लेम नाम के एक बंदे ने मोरो को जगाया और मोरो को कहा कि एक जगह आग लग गई है। मोरो एक साइबोर्ग है, उसी वजह से वो हर जगह जा सकता है। क्लेम ये भी कहता है कि हमारा कैप्टन मारा जा चुका है और शायद इस स्पेसशिप के अंदर अजीब से क्रिएचर घूम रहे हैं, इसीलिए तुम्हें सारी स्थिति का जायजा लेना चाहिए। तो मोरो यहाँ से उस जगह चला जाता है। यहाँ पे 3 लोग अभी भी मौजूद हैं जिनमें जावरेनी, रहीम और सिबुजो। ये तीनों लोग बताते हैं कि कैप्टन के चेहरे पे अजीब सी चीज चिपक चुकी है और वो उतरने का नाम नहीं ले रही। हमने उस चीज को काटने की कोशिश की लेकिन उसके अंदर एसिड है जो यहाँ चारों तरफ फैल सकता है। जावरेनी कहती है कि अब हम इस चीज को हटाएं कैसे, लेकिन मोरो को तो ये पड़ी है कि आखिर इन चीजों को आजाद किसने किया है। सिबुजो कहती है कि सबसे पहले प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इन दोनों के ऊपर जो भी ये चीज फैली हुई है इन दोनों को क्रैश स्लिप में रखना होगा ताकि वायरस आगे ना फैल सके। इसी जगह पे स्पेसशिप के अंदर काम करने वाले 2 लोग भी हैं। वो मोरो को बताते हैं कि इस जहाज के नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो चुके हैं, अब ये पूरी तरह से जहाज पृथ्वी पे जाके क्रैश हो जाएगा। मोरो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जल्दी से इस चीज को ठीक करो। मोरो जेवरेनी के पास में है। जेवरेनी को वो कहता है कि हमें शिप के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी। जेवरेनी कहती है कि ये काम ऐसे नहीं करता, इस चीज से सभी लोग भड़क सकते हैं और पैनिक हो सकते हैं। वो कहता है कि जब ये सब चीज हुई तब तुम कहाँ थी, शायद तुम किसी के साथ में मजे ले रही थी और शायद तुम ब्रोंस्की के साथ में थी। वो कहती है कि मेरे ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ, लेकिन मोरो को सब कुछ पता है। वो कहती है कि तुम तो एक साइबोर्ग हो, सिंगल रहना और अकेले रहना क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता, उस वजह से मैं थोड़ी करीब आ गई थी। मोरो कहता है कि स्पेसशिप के लोगों के बीच में आपसी संबंध नहीं होना चाहिए और ये रूल तुम्हें पता था, लेकिन हमें ये चीज मदर को रिपोर्ट करनी होगी।
वो कहती है कि प्लीज ऐसा काम मत करना। मोरो कहता है कि ठीक है मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें पूरे शिप के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी ताकि मैं बात का पता लगा सकूं कि आखिर वजह क्या थी। तब जाके इस चीज के लिए जेवरानी तैयार होती है। दरअसल मोरो की जिम्मेदारी है कि जहाज के अंदर जितने भी स्पीसीज मौजूद हैं उन सभी को पृथ्वी पर सुरक्षित ले जाना, फिर चाहे इंसान बचे या ना बचे। और मोरो अपनी इसी जिम्मेदारी को निभा रहा है। अब जिन दो लोगों के ऊपर उस क्रिएचर ने मुंह को जकड़ा हुआ था उसे यहाँ